नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 पेपर 2 सोशल साइंस के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का संपूर्ण निचोड़ लेकर आ चुका हूं। यहां पर आपको सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारा देश भारत, ये सभी टॉपिक कक्षा 6 भूगोल के ही हैं। इन सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो में पूरी तरह खत्म करेंगे और इसके साथ जितने भी सीटेट की परीक्षा में क्लास 6 ज्योग्राफी से सीटेट के एग्जाम में एसएसटी सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी यहां पर आपके लिए सिलेक्ट किया गया है पीवाईक्यू क्वेश्चन को। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, यहां पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहां पर इसका राइट आंसर होगा जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को तारा कहा जाता है। जिनके पास ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गिरह। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गिरह। गिरह के पास किसी भी प्रकार का कोई ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, जबकि किसके पास होता है? वो होता है तारों के पास प्रकाश भी होता है, ऊष्मा भी होता है। अगर बात करें तारों की, सूर्य क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का आपका तारा ही है। सूर्य के प्रकाश से ही कौन सा ग्रह प्रकाशित होता है? पृथ्वी प्रकाशित होती है। आपने यहां पर समझ लिया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाश गंगा, सौर मंडल, एंड्रोमीडा, नक्षत्र मंडल। यहां पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहां पर नक्षत्र मंडल। जब रात्रि होती है, तारों के द्वारा आसमान में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, उन्हीं को नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग वियर का संबंध किससे है? सौर मंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह समूह, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा, राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर होगा नक्षत्र मंडल। कौन सा? नक्षत्र मंडल आपके हैं अर्सा मेजर या बिग वियर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की कहता है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको तारा कहते हैं। ठीक है, जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। राइट उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर सी होगा। ठीक है, अगर ग्रह की बात करी जाए, जो ग्रह होते हैं उनके पास ऊष्मा नहीं होती है, ना ही प्रकाश होता है, लेकिन ये जो प्रकाशित होते हैं ग्रह किसके सहायता से होते हैं? ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी, ना तो इसके पास ऊष्मा है ना ही प्रकाश है, बल्कि किसकी सहायता से प्रकाशित होती है? सूर्य की सहायता से प्रकाशित होती है। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। सही कहा गया है। वास्तव में जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है। ठीक है, और जो पृथ्वी है ये किससे प्राप्त करती है? ऊष्मा तथा प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। सही यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह, आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। गलत हो जाएगा यहाँ पर कथन नंबर दूसरा। कैसे गलत होगा?
अगर मैं बात करूं पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से कितने नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। और आकार में कितने नंबर पे है, पांचवें नंबर पे आकार में बड़ी है, इसलिए यहाँ पर गलत होगा। केवल और केवल यहाँ पर एक सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। परीक्षा में हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का यहाँ पर क्रम लगाना है आपको। बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आएगा शनि, शनि, शनि के बाद में आएगा अरुण, अरुण के बाद में आएगा वरुण। ठीक है, इनका इस प्रकार से क्रम है। क्रम यहाँ पर याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल राइट दिए गए हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो बुध है ये बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। नजदीक होने के कारण जो ये परिक्रमण करता है वो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे कम समय में ये परिक्रमण पूरा कर लेता है। ठीक है, कब कितने दिन लगते हैं, इसको 88 दिन का टाइम यहाँ पर लगता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह आपको यहाँ पर बताना है। ग्रह यहाँ पर दो प्रकार के बताए गए हैं, बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह। आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा। बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण। ये यहाँ पर जो चारों ग्रह आपको दिए गए हैं ये चारों ही ग्रह बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह को बड़े ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सभी यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यहाँ पर हो जाएंगे आपके कैसे, बाह्य ग्रह। अगर बात करी जाए किसकी ग्रह की, आंतरिक ग्रह की बात करी जाए, इनको छोड़ दीजिए, जितने ग्रह बचेंगे वो आपके कैसे हो जाएंगे, वो आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देता हूं, बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी हो गई, और आपका मंगल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मंगल यहाँ पर लिख देता हूं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये कैसे ग्रह हैं, ये आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। ठीक, आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह यहाँ पर पूछ लिए गए। बुध भी आंतरिक ग्रह है, शुक्र क्या आंतरिक ग्रह है, बुध शुक्र भी आंतरिक ग्रह है, मंगल भी आंतरिक ग्रह है, लेकिन बृहस्पति जिसको बड़ा ग्रह के नाम से जानते हैं, यानी कि ये तो बाहरी ग्रह है। कैसा ग्रह है, ये बाह्य ग्रह है, बाहरी ग्रह है। तो यहाँ पर 4 वाला यहाँ पर गलत होगा, गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, आंतरिक बताना है। 4 को यहाँ पर छोड़ दीजिए, बाकी यहाँ पर सही दिए गए हैं। 1 2 3, 1 2 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन, पृथ्वी के आकार को भू-आभ जियोइड भी कहा जाता है। कारण है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ए आर दोनों सही है, ए आर सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, नहीं व्याख्या करता है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर दोनों ही कथन कैसे दिए गए, बिल्कुल सही दिए गए हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। कैसे करते हैं, पृथ्वी के आकार को भू-आभ जियोइड भी कहा जाता है। कारण है कि जो आपकी पृथ्वी है, जो पृथ्वी है क्या क्या है, पृथ्वी जो है ये ध्रुवों के पास कैसी है, यहाँ पर ध्रुवों के पास कैसी है, ये चपटी है। इस प्रकार से थोड़ी मतलब कि चपटी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको भू-आभ कहते हैं। ध्रुवों पर ये आपकी चपटी होती है और बीच में कैसी होती है, बीच में होती है उभरी हुई, उभरी
उभरी हुई होती है बीच में, इसीलिए इसको भू आब के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, सही बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 की, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। सबसे दूर कौन सा है। यूरेनस अरुण है, नेपच्यून वरुण है, शनि है, बृहस्पति है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। सबसे दूर है नेपच्यून है, वरुण है। कैसे दूर है, सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहले नंबर का कौन सा है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल के बाद बृहस्पति, मंगल बृहस्पति। ठीक है, मंगल बृहस्पति के बाद में है शनि आपका। ठीक है, शनि के बाद में है अरुण के बाद में है वरुण। तो लास्ट में कौन सा हुआ, लास्ट में आपका कौन सा हुआ, वरुण लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब बता लेना है कि नेपच्यून जो कि सबसे अंत में है। अगर पास में पूछा जाए सबसे पास में कौन सा सूर्य के पास में, तो बुध सबसे पास में है। कौन सा सबसे पास में है, बुध सबसे पास में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। राइट उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह वाली पट्टी यहाँ पर ही पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं। ठीक है, सौर मंडल के जो ग्रह होते हैं सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं उनका जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, वो कैसा होता है। वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ वृत्ताकार उनका पथ होता है चक्कर लगाने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की कहता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है, निकटतम कौन सा है, बुध शुक्र शनि चंद्रमा। मैंने आपको बताया सबसे निकटतम है आपका बुध। सबसे पास में कौन सा है, बुध। क्या बुध होगा यहाँ पर, बिल्कुल गलत होगा। ये तो सूर्य के नजदीक है। किसके नजदीक है, ये जो बुध है, बुध किसके नजदीक में है, सूर्य के नजदीक में है। और पृथ्वी का निकटतम यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी का निकटतम होगा यहाँ पर शुक्र। क्या होगा दोस्तों, शुक्र होगा। अब इस पर भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, शुक्र की बात करेंगे। अब पृथ्वी का सबसे निकटतम है, पृथ्वी का भाई बहन भी कहा जाता है, बहन कहते हैं इसको। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, चमकीला ग्रह भी किसको कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, ये अनेक नाम इसके यहाँ पर होते हैं शुक्र वेनस के। ठीक है, तो बहन भी कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो ये सभी किसकी विशेषताएं, ये सभी यहाँ पर शुक्र की बात की गई है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, शुक्र और पृथ्वी का जो आकार है, ठीक है, देखने में आकार है, रूप है, ये कैसा है, ये समान है। कैसा है, समान है। इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि आकार रूप इनका एक समान लगता है देखने में। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका शुक्र के साथ चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। बुध शुक्र शनि, शुक्र और यूरेनस, बृहस्पति और यूरेनस। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, शुक्र और यूरेनस। कौन सा, शुक्र और यूरेनस जो ग्रह हैं ये अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, ना ही एक ना ही दो। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? बृहस्पति और शनि, यूरेनस, इनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। कथन एक यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। ये जो छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। दोनों कथन यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास में है? सबसे ज्यादा चंद्रमा यानी कि जो उपग्रह हैं वो किसके पास में है? सबसे ज्यादा है शनि के पास में। किसके पास में? शनि के पास में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। अगर बात की जाए पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह को आकाश गंगा कहते हैं। क्या दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए? जी हाँ, बिल्कुल दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। एक और दो दोनों यहाँ पर राइट आंसर होंगे। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो अनेक छोटे छोटे पिंड होते हैं उनको उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है। और खुले आसमान में एक छोर से दूसरी छोर तक एक पट्टी फैली रहती है, सफेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह होता है, उसी को आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन की पहचान करनी है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रह, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। आधा नहीं है, 1/4 है। कितना है? 1/4 है दोस्तों, आधा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर कथन एक केवल सही है। केवल एक यहाँ पर आपका राइट उत्तर दिया गया, केवल और केवल एक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। सूची 1 और सूची 2, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत। चलिए आपको यहाँ पर मिलान करके बताते हैं। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री कहाँ पर है? उत्तर में है, इसका 2 के साथ मिलान होगा। और मकर रेखा विपरीत यानी कि दक्षिण में हो जाएगी, यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी। ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। और जबकि उत्तरी ध्रुव कहाँ पे है? आपका 66.5 उत्तरी गोलार्ध में है। आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझा देता हूँ। ठीक है। ये आपकी यहाँ पर रही ग्लोब। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो बीच की जो रेखा होती है इसको विषुव या भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा इसी को कहा जाता है, जो कि 0 डिग्री होती है। कितनी? 0 डिग्री अक्षांश पे होती है, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर में कौन सी होती है? इसके ऊपर में दोस्तों होती है कर्क रेखा। कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है, जिसका मान कितना होता है? जिसका मान होता है 23.5 डिग्री। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है ये वाला पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक इसी प्रकार नीचे में एक रेखा होती है जिसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये भी 23.5 में स्थित होती है, परंतु ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। अंतर दोनों में इतना ही है। ठीक है। यहाँ का जो ताप है, यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। ठीक है। इस वाले एरिया में, क्योंकि सूर्य यहाँ पर ठीक इसके सिर पर ही चमकता है। ठीक है। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला उत्तर ध्रुव वृत्त, और नीचे वाला आपका दक्षिणी यहाँ पर ध्रुव वृत्त हो जाएगा, ये उत्तर वाला हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब आपको मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। कर्क रेखा का मिलान किसके साथ जाएगा? यहाँ पर जाएगा दूसरे के साथ, यानी कि ए का दूसरा ऑप्शन बी में यहाँ पर है और सी में है। मकर रेखा का मिलान जाएगा तीसरे के साथ, यानी कि बी का होगा 3, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट उत्तर यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विषुवत व्रत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? विषुवत व्रत।
विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, ये रहा आपका ग्लोब। यहाँ पर जो बीच बीच में मतलब कि ग्लोब को दोनों बराबर भूभाग में जो काटती है रेखा, उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। यानी कि कथन एक यहाँ पर सही दिया गया है। विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, गलत होगा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांशीय, यहाँ पर क्या लिखा है, देशांतरीय कहते हैं, देशांतरीय नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांशीय। इसको कहते हैं अक्षांशीय माप। क्या कहते हैं, अक्षांशीय माप कहते हैं, ना कि देशांतरीय। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक केवल सही है। कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। यहाँ पर रुकिएगा 1 मिनट। यहाँ पर है विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है। ठीक है, कैसा है, बिल्कुल घटता ही जाएगा। यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। आपकी रही ये ग्लोब, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपकी कौन सी रेखा, विषुवत, जो कि 0 डिग्री पर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई ध्रुव की ओर, ध्रुव यहाँ पर भी है और ऊपर भी है। चलिए यहाँ पर मैं खींच लेता हूँ अक्षांश, ये आपकी अक्षांश रेखा हो जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग ऊपर को जाएंगे। ठीक है, ऊपर को जाएंगे तब इन रेखाओं की लंबाई जो है वो कम होती चली जाएगी, और बीच में यहाँ पर अधिक है, इसके ऊपर में कम होगी, फिर उसके ऊपर में कम होगी, फिर उसके ऊपर में कम हो जाएगी। यानी कि कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। दोनों कथन यहाँ पर राइट होंगे, 1 और 2 दोनों। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की। कहता है कि नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन, ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के समय पीछे होता है। बिल्कुल सही दिया गया। कैसे, अगर बात करी जाए पूरब, ठीक है, ग्रीनविच के जो ग्रीनविच का समय है पूरब में, पूरब के जितने भी स्थान होंगे उसमें टाइम कैसा होगा, प्लस होगा, यानी कि आगे होगा टाइम। और पश्चिम की अगर बात की जाए, पश्चिम में कैसा होगा, माइनस होगा, यानी कि पीछे टाइम होता है। कहाँ पे, पश्चिम में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो कथन ए है वो यहाँ पर सही है। कारण है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक कक्ष पर अक्ष पर कितना पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी नहीं घूमती है। कैसी घूमती है, जबकि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। गलत दिया गया है यहाँ पर कारण इसका। तो केवल और केवल ए सही है। केवल और केवल यहाँ पर ए सही है। ए सही है एवं आर गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल। वायुमंडल भी इसका भाग है, लेकिन ओजोन मंडल ही खुद किसका भाग है, ये खुद ही वायुमंडल का ही पार्ट है। जैव मंडल, स्थल मंडल। राइट उत्तर यहाँ पर है आपका ओजोन मंडल, जो कि परिमंडल का भाग नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसको यहाँ पर करना पड़ेगा सोल्व, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रीनविच टाइम से खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है, मैंने आपको बताया था पूरब में क्या होता है, पूरब में होता है प्लस। ठीक है, और पश्चिम में क्या होता है, पश्चिम में होता है माइनस। अब यहाँ पर आप समझ लोगे अच्छे तरीके से। ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर है। ग्रीनविच के टाइम से भारत का कितना अंतर है, कितना है, 5.5 घंटा। भारत का टाइम कितना है, 5.5 घंटा आगे है। अब आइएगा क्वेश्चन में, 20 डिग्री पूरब में स्थित है। 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। अब आपको बताना है कि 20 डिग्री में कितने होंगे, 20 का गुणा आपको करना पड़ेगा 4 में। आपके मिनट कितने आ जाएंगे, 80 मिनट यहाँ पर आ जाएंगे। कितने मिनट होंगे, 80 मिनट हो जाएंगे 20 डिग्री में। अब आपको बताना है कि 80 जो मिनट है, क्या है, 80 जो मिनट है, 80 मिनट में घंटे कितने होंगे। ठीक है, इसमें होंगे 60 मिनट और प्लस 20 मिनट, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। आपका कौन सा राइट है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1 घंटा 20 मिनट। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया है।
चलिए पुनः आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। 20 डिग्री पूरब में स्थित है, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट और 20 डिग्री में होगा 80 मिनट। 80 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, बस सिंपल सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की कहता है कि भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? साढ़े कितना है? 82 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, पूर्वी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जानने से पहले यहाँ पर जो देशांतर रेखा है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जबकि देशांतरीय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विषुव के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। राइट आंसर की अगर यहाँ पर बात करें विषुव के बारे में, विषुव जो है पूरी पृथ्वी पर क्या होता है? दिन और रात एकदम कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, दिन और रातें बराबर होती हैं, और इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। क्या विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें पड़ती हैं इसकी? तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ग्लोब है ये, यहाँ पर है बीचों बीच में विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। जो सूर्य का जो प्रकाश है ये इसके बीचों बीच में पड़ता है, तभी तो दोनों ग्लोब में क्या होगा? दिन रातें कैसी होंगी? बराबर हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, बिल्कुल नहीं झुका होता है। तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं विषुव के संदर्भ में। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण जो है वो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 की। 3 ओर से समुद्र से घिरा स्थलीय भाग कहलाता है प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। कैसे? ये आपका रहा दक्षिण भारत, यहाँ पर आपके 4 ओर क्या है? यहाँ पर 3 ओर हैं समुद्र, ठीक है। तीनों ओर आपको समुद्र घेरे हुए है दक्षिण भारत को, इसीलिए इस यहाँ पर क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रायद्वीप भारत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? फिजिकल मैप में किसको शामिल किया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, इन चारों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। देश या राज्यों की जो सीमा है वो किस मानचित्र के अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं राजनैतिक मानचित्र के अंतर्गत। किस मानचित्र के अंतर्गत? राजनैतिक मानचित्र के अंतर्गत आती हैं। यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर भौतिक मानचित्र, मैंने आपको बता ही दिया। भौतिक के बाद में आता है आपका राजनैतिक। कौन सा? राजनैतिक आता है भौतिक के बाद में। उसके बाद में आता है थीमेटिक। कौन सा? थीमेटिक मानचित्र आता है। राजनीतिक में क्या होता है? देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं, नगर की सीमाएं, गांव की सीमाएं, किसी भी स्थान की सीमाएं आपकी राजनीतिक में आती हैं, देश विदेशों की सीमाएं, ठीक है, वो आपका होता है राजनीतिक। अब यहाँ पर बात करते हैं थीमेटिक। थीमेटिक में क्या आता है? जैसे आपको वर्षा दर्शानी है, किसी की मकान दर्शाना है, वर्षा हो गया, मकान हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, इन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको तीनों मानचित्र यहाँ पर समझा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ भी चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि राज्यों, नगरों, शहरों एवं गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र। क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, जिसमें राज्य, नगर, शहर, सीमाएं सब कुछ इसी में ही दर्शाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की कहता है कि
थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। ये कैसे होते हैं? थीमेटिक मानचित्र होते हैं। सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए क्योंकि तीनों क्वेश्चन से जो मानचित्र टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है मात्र और मात्र 3 प्रश्नों से, जिनको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33 की। मानचित्र के संदर्भ में ऋण प्रतीक किसे कहा जाता है? ऋण प्रतीक क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी नदी को दर्शाते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से होता है। किसी आपको मंदिर को दर्शाना है, ठीक है, मंदिर को दर्शाना है तो उसका आप जानते होंगे इस प्रकार से मंदिर को दर्शाया जाता है। और मस्जिद को अगर दर्शाना है तो इस प्रकार से उस मस्जिद को यहाँ पर दर्शाया जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। जैसे आपने कभी भौगोलिक क्षेत्र मतलब कि भूगोल के विषय में मानचित्र देखे होंगे। अगर मैं बात करूं चर्च की तो चर्च में इस प्रकार का आपको मिल जाता है मानचित्र देखने को। तो ये सभी कैसे ये क्या होते हैं? यही तो आपके ऋण प्रतीक यानी कि ऋण चिन्ह होते हैं। अब बात करते हैं जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति को सही कहा गया है। यहाँ पर जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो, उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 35। कहता है कि बिंद एवं सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? उस नदी का नाम हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा। बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पर होगा नर्मदा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? आकार, दिशा, प्रतीक, दूरी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कौन सा? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा, प्रतीक, यहाँ पर इसके राइट उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। परंतु आकार जो कि मानचित्र का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? आकार किसी भी प्रकार का मानचित्र का कोई घटक नहीं होता है। कौन कौन से घटक होते हैं? दिशा, प्रतीक और दूरी। इसीलिए यहाँ पर ए नंबर गलत हो जाएगा। गलत वाला ही यहाँ पर आपको बताना था। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 37। कौन से कथन पृथ्वी के बारे में सही है? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसको भू-आप कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से कितने नंबर पे है? ये तीसरे नंबर पे है, सही है। आकार में 5वां ग्रह है। तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए, ए, बी और सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 की। कहता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, सही है। माउंट एटलस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है और माउंट एटलस अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 की। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बर्फ हमेशा जमी रहती है। यहाँ पर ही भारत के मैत्री, दक्षिण गंगोत्री जैसे भारत के शोध संस्थान यहीं पर स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 40। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 की। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये है स्थित दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर इन चीजों को भी समझना अति आवश्यक है। मिलान करने से भी क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए यहाँ पर बताता हूँ। आल्प्स पर्वत पूछा जाए तो ये यूरोप में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, माउंट एटलस अफ्रीका में, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत माला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ती है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43 की। यूराल पर्वत अलग करते हैं। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की, यूरोप और एशिया का संयुक्त भूभाग कहलाता है यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेशिया कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पर हैं? दुनिया की प्राचीनतम जो चट्टान है ये है ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, कौन सी प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख संघटक है? संघटक तो आपका नाइट्रोजन ही होगा। 78% पाया जाता है वायुमंडल में। उसके बाद में पाई जाती है ऑक्सीजन, कितनी? 21% पाई जाती है। राइट उत्तर यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की, कौन सी सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर बहती है? अफ्रीका से होकर बहती है नील नदी, जिसको मिस्र का वरदान कहा जाता है, मिस्र का वरदान कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? ये है आपके कहाँ में है? अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50 की कहता है कि दो भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को कहा जाता है। ठीक है, कैसे भागों को? भूभाग को जोड़ने वाली पट्टी को कहते हैं स्थल संधि, और जल वाले को जोड़ने वालों को कहते हैं जल संधि। जैसे भारत में और जो आपकी श्रीलंका है उसको जो जोड़ती जल संधि है उसको कहते हैं पाक जल संधि। ठीक है, वो आपकी हो जाएगी जल संधि। परंतु जो स्थल स्थल को जोड़ती है उसको कहते हैं स्थल संधि या भू संधि के नाम से भी इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कथन ए कहता है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बिल्कुल, कारण है कि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, चमकीला तारा, सांझ का तारा विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। इसीलिए दोनों कथन यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 आ चुका है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं थीमेटिक। और भौतिक में पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, झरने, समुद्र, महासागर सब कुछ भौतिक में आते हैं। राजनीतिक में गांव, शहर, देश, राज्य, अनेक देश की सीमाएं, वो सभी आपके राजनीतिक मानचित्र में आ जाती हैं। राइट उत्तर यहाँ पर होगा थीमेटिक मानचित्र। वीडियो आपके लिए यहीं तक था। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।